हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफी दिनों के बाद बहुत ज्यादा गैप हो गया। आई थिंक पूरा जून मंथ ही गैप हो गया करंट अफेयर्स के अपडेशन को लेके। कोई बात नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। जितनी भी पुरानी न्यूज़ेस होंगी उनको मैं कवर कर दूंगी। और मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स और रील्स में भी कवर अप किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो जुड़ा हुआ है इमरजेंसी से। आप सभी को पता होगा 25 ऑफ जून उस दिन हमने सेलिब्रेट किया है संविधान हत्या दिवस, राइट। 11 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि 25 जून को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे संविधान हत्या दिवस के रूप में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 25 जून 1975 का वो टाइम था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। इन्होंने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके पूरे देश में, भारत देश में इमरजेंसी इम्पोज कर ली थी। और ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक थी, यानी कि टोटल 21 मंथ्स तक, राइट। और अब यानी कि 25 जून 2025 में इस इमरजेंसी को इम्पोज हुए 50 साल हो चुके हैं। तो 50 साल की एनिवर्सरी के ही उपलक्ष्य में 2024 में ये अनाउंस कर दिया गया था कि हम इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में कवर अप किया हुआ है। इस टाइम पर हुआ क्या था, फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 22 ये सब सस्पेंडेड थे। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट यानी कि बदलाव किए गए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी टाइम का है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब आप सोच लो कि इतना सारा उसमें बदलाव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक नया संविधान बन के तैयार हो सकता था उस केवल अमेंडमेंट से। उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई तो एक कमिटी को सेटअप किया गया था, शाह कमीशन 1977 में। इन्होंने एक्सपोज किया कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ये बोल करके कि इंटरनल कुछ डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं और जो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, ये सारी की सारी चीजें फेक थी, फर्जी थी। जस्ट बिकॉज ये इसलिए किया गया था ताकि उस टाइम पर सेंट्रलाइजेशन किया जा सके पावर का, मतलब सारे पावर सेंटर के हाथ में चले जाएं। स्टेट्स के पास कुछ पावर रहेंगे नहीं तो स्टेट अपने मन का कुछ करेंगे नहीं, राइट। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया गया, जिसके बाद इमरजेंसी के प्रोविजन में थोड़े बदलाव किए गए कि इमरजेंसी का प्रोविजन ऐसे ही नहीं इम्पोज किया जा सकता। उसमें एक वर्ड इंटरनल डिस्टरबेंसेस जो यूज किया गया था उसे बदल करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि अगर जब कभी आर्म्ड रिबेलियन होगा इंडिया में, किसी इंडिया के पार्ट में, तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करने की कंडीशन बन सकती है, ऐसा कहा गया था। सो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेस कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो क्या-क्या चीजें हुई थी। और इस बार 2025 में हम इसकी 50वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही 25 जून को हमने संविधान हत्या दिवस का पहला एडिशन भी सेलिब्रेट किया। अमित शाह जी ने एक बुक भी लॉन्च की है, वो भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। उस बुक का नाम है द इमरजेंसी डायरी, द इमरजेंसी डायरी। तो ये भी आप याद रखना, अमित शाह जी ने ये क्रॉनिकल एक लॉन्च किया है। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के बारे में बताया गया है या इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है। इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया गया है कि वो जब इमरजेंसी लगी थी तो किस तरीके से उन्होंने आरएसएस का जो संगठन था उसमें वो जुड़े हुए थे, किस तरीके से उन्होंने क्या काम किया और वो किस तरीके से हैंडल उन्होंने किया था इमरजेंसी के प्रोविजन को। ये सब बातें इस बुक में लिखी हुई है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज जुड़ी हुई है वो एक रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। उस रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। पहली बार भारत टॉप 100 में आया है और इंडिया की रैंकिंग है 99। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है, इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि एसडीएसएन के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। 2025 में इसका 10th एडिशन पब्लिश किया गया। अब आप समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे टोटल 17 गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने का टारगेट रखा गया है 2030। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका कॉन्सेप्ट कब आया था? तो जब कॉप 15 की बैठक हुई थी तब एसडीजी गोल्स की बात की गई थी। नंबर 1 है पॉवर्टी, दूसरा है हंगर। इस तरीके से जितने भी गोल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं
कि हमें हर एक गोल्स को अचीव करते जाना है और पूरी तरीके से सस्टेनेबल होना है। ये जो एसडीआर रिपोर्ट है, ये पूरे दुनिया की मोस्ट अथॉरिटेटिव रैंकिंग है इस बेसिस पे कि कौन सी कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया, कौन सी कंट्री ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया। टोटल डेटा 193 कंट्रीज का यहाँ पर कलेक्ट किया गया और इंडिया की रैंकिंग 193 में से 99 है। मैंने ये बता दिया कि एसडीजी गोल्स को अचीव करने का टारगेट 2030 है। टोटल 17 गोल इसमें आते हैं। इस रैंकिंग में, इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे कौन है? वो है फिनलैंड, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग याद रखना 99 है। और कौन सा एडिशन का ये रिपोर्ट इस बार पब्लिश किया गया? तो वो है 10th एडिशन। अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है एक अभियान से, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इंडिया में ये लॉन्च किया गया है और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है। धरती आबा। धरती आबा किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। बिरसा मुंडा जी को कहा जाता है धरती आबा, यानी कि फादर ऑफ अर्थ। ट्राइबल्स, ये ट्राइबल थे, इसी वजह से ट्राइबल्स के एम्पावरमेंट के लिए जो कैंपेन लॉन्च किया गया उनका नाम ही यही रखा गया है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। टोटल 1 लाख से ज्यादा ट्राइबल विलेजेस को कवर अप किया जाएगा अक्रॉस 31 स्टेट्स और यूटीज में। किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। किसे ऑनर दिया गया? भगवान बिरसा मुंडा जी को ऑनर दिया गया है। ये एक एम्पावरमेंट कैंपेन है, याद रखना। एक वेलफेयर स्कीम है। ट्राइबल कम्युनिटीज और पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे भी फोकस किया जाएगा अंडर दिस अभियान। तो याद रखिएगा किसे डेडिकेट करते हुए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, अगेन दिस इज रैंकिंग। इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, किस यूनिवर्सिटी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो पूरे दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एक रैंकिंग पब्लिश की जाती है जिसका नाम है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये 2026 की रैंकिंग है, याद रखना 2025 की नहीं है। पिछली बारी 2025 की आ चुकी है। इस बार वाली रैंकिंग में इंडिया के टोटल 54 इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है, जबकि 2025 में जो रैंक आई थी, मतलब 2025 वाली जो रैंक आई थी, उसमें टोटल 46 इंस्टीट्यूशन इंडिया के रखे गए थे। तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो भारत चौथे नंबर पे आता है ग्लोबली नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन के केस में। यूएसए के सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट्स इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंडर में आते हैं, वो हैं 192। यूनाइटेड किंगडम के 90 हैं, चाइना की 72 यूनिवर्सिटीज हैं और इंडिया की 54 यूनिवर्सिटीज हैं। यानी इंडिया इज ऑन 4th नंबर ग्लोबल लेवल पे। साथ ही नंबर 1 पे इस लिस्ट में कौन आता है? तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एमआईटी, यूएसए का है। नंबर 1 है और 14 सालों से यही यूनिवर्सिटी लगातार नंबर 1 पे बनी हुई है। साथ ही इंडिया का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये भी इम्प्रूव हुआ है, मतलब लोगों ने खुद को एनरोल कराना ज्यादा किया है। यानी कि आप समझ लो 2014 में ये परसेंटेज 23.7% था, लेकिन अब 2021 और 22 में ये 28.4% हो चुका है। यानी कि एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ा है। भारत की तरफ से कौन सा जो आईआईटी या कौन सा यूनिवर्सिटी है जो नंबर 1 पे है? आईआईटी दिल्ली है, जो कि नंबर 1 पे है इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे इसकी रैंकिंग है 123। आईआईटी बॉम्बे है 129 पे और आईआईटी मद्रास है 180 पे अंडर दिस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो सब चीज आप याद रखना, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, किसके ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया में कौन नंबर 1 पे है, एनरोलमेंट रेशियो कितना बड़ा है, ये सारी बात। अगला मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत दिनों से टलते चला आ रहा था एक्सियोम 4 मिशन। फाइनली 25 जून 2025 को इसे लॉन्च कर दिया गया है फ्रॉम फ्लोरिडा। 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। इस मिशन के कमांडर कौन थे? पेगी विट्सन। पोलैंड से स्लोवस, हंगरी से तिबोर और इंडिया से सुभांशु शुक्ला। ये बिलोंग करते हैं लखनऊ से। इंडियन एयरफोर्स के ये कैप्टन रह चुके हैं। इन्हें भी इस मिशन में शामिल किया गया और इसी के साथ 41 सालों के बाद कोई भारतीय स्पेस में पहुंचा है।
आफ्टर राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी 1984 में पहुंचे थे स्पेस में और अब पहुंचे हैं शुभांशु शुक्ला, आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ड्रैगन कैप्सूल की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया गया। ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच चुका था जैसे ही लॉन्च हुआ 10 मिनट के बाद ही, और 41 सालों के बाद ये कीर्तिमान स्थापित हुआ है। ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ये लोग 14 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताएंगे, वहां पर 60 से भी ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। ये रहे शुभांशु शुक्ला, आप देख सकते हो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये न्यूज इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी और कुछ चीजें अपडेशन आएंगी, डेफिनेटली वी विल डिस्कस। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी आप याद रख लेना। नासा, स्पेस एक्स, साथ में इसरो का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था ही, और कनाडा, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था एक्सियोम 4 मिशन में। अगली न्यूज अगेन एक इंडेक्स से जुड़ी हुई है, उस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर्स में कितनी इक्वालिटी है, कितनी इनइक्वालिटी है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इंडिया की रैंकिंग थोड़ी डाउन हो गई है इस लिस्ट में। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2024 की, इसे रिलीज किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंकिंग है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था ईयर 2006 में। 2023 में इंडिया की रैंकिंग 129 थी और इंडिया खिसक करके 2024 में पहुंच चुका है 131 नंबर पे। 4 डायमेंशन है जिसके बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नंबर 1 इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 डायमेंशंस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो भारत की रैंकिंग याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कब इसे इंट्रोड्यूस किया था वो याद रखना, लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग क्या थी वो याद रखना। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 कहां पर, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा वो बताया गया है। होस्ट कंट्री रहेगी इंग्लैंड। आईसीसी के चेयरपर्सन इस टाइम कौन है? जय शाह हैं, आप सभी को पता है, यंगेस्ट वन। इन्होंने ही इस वेन्यू को कंफर्मेशन दी है। सबसे पहला एडिशन आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का खेला गया था 2009 में, वो भी इंग्लैंड में ही खेला गया था। लास्ट वाला जो एडिशन था वर्ल्ड कप का वो 2024 में खेला गया और इसे जीता गया था बाय न्यूजीलैंड। सबसे ज्यादा बार कौन सी कंट्री ने इस टाइटल को जीता है? वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 6 बार इस टाइटल को जीता है। इंडिया ने क्या कभी होस्ट किया है आईसीसी विमेंस का टी20 वर्ल्ड कप? सो आंसर इज यस। 2016 में भारत ने इसे होस्ट किया था। क्या भारत ने कभी जीता है इस टाइटल को? सो आंसर इज नो। इंडिया 2 बार फाइनल्स तक पहुंचा जरूर था बट जीता नहीं है। 2005 में, 2017 में इंडिया फाइनल्स तक पहुंचा था बट इंडिया जीत नहीं पाया आज तक इस टाइटल को। राइट, ये विमेन्स वाले की बात हो रही है। अगली न्यूज, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। इफ्को ने अपना सबसे पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट को सेटअप किया है कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्राजीलिया, सबसे इजी कैपिटल। इफ्को का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। ये स्टैब्लिश कर रहे हैं अपना सबसे पहला नैनो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो भी कहाँ? ब्राजील में। पहला ओवरसीज प्लांट है, मतलब कि कहीं दूसरे देश में जाकर के इसको सेटअप किया जा रहा है। इफ्को का नैनोवेंशंस और नैनोफर्ट ब्राजील का, इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। टारगेट ये रखा गया है कि 4.5 मिलियन लीटर नैनो फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। इफ्को ने नैनो यूरिया इंडिया में 2021 में ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अगर नैनो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है तो ये एनवायरमेंटल डैमेज से बचाएगा, कम करेगा, साथ ही जो सॉइल की हेल्थ है उसे इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए इसे सेटअप किया जा रहा है। तो आप याद रखना कि कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, ब्राजील में। अगली न्यूज दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। 18 जून को केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो
अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रीनेम कर रहे हैं और इसे बना रहे हैं इंडिया का सबसे पहला बटरफ्लाई सेंचुरी। ये जो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। किस टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा? तो ट्रॉपिकल एंड सिवर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1984 में। एंड क्यों इसे बटरफ्लाई सेंचुरी बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 266 से भी ज्यादा आपको बटरफ्लाई की स्पीशीज दिखने देखने मिलेंगी। दैट्स व्हाई इसे डिक्लेयर किया है इंडिया का सबसे पहला बटरफ्लाई सेंचुरी। पहला पहला, कोई भी चीज पहली पहली होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। इसलिए आप इसको याद रखना, इसका नाम याद रखना, कहाँ पर लोकेटेड है? कन्नूर, केरला, ये याद रखना। ओके। अगली न्यूज, रिंकू सिंह जो कि एक क्रिकेटर है। इनका जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने इन्हें बना दिया है बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि बीएसए की पोस्ट इन्हें दे दी है। ये पोस्ट इसलिए दिया गया है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल। जो भी कोई इंटरनेशनल मेडल विनर्स होते हैं तो उन्हें कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट दी जाती है, तो उसके तहत इन्हें ये पोस्ट दी गई है। इनका जो अपॉइंटमेंट है, ये एक रिकॉग्निशन है क्योंकि उन्होंने ग्लोबल स्टेज पे हमारे देश का नाम रोशन किया है। दैट्स व्हाई इन्हें बीएसए की पोस्ट दी गई है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफिसर। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई नो आई एम इरेगुलर, बट आपकी कोई भी न्यूज़ छूटेगी नहीं, दैट्स माय गारंटी। मैं उसे शॉर्ट्स में, रील्स में, यहाँ आपके क्लासेस में कहीं ना कहीं तो वो कवर अप हो ही जाएगी। सो उसके लिए टेंशन फ्री रहो, बस आप क्लास देखो। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।